हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम शारीरिक संरचना यानी सामान्य ज्ञान फिजियोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि ICDS सुपरवाइज़र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम सामान्य ज्ञान यानी सब जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला है, भीम कायता का कारण होता है। भीम कायता का कारण होता है पीयूष ग्रंथि की क्षीणता। क्या होता है? पीयूष ग्रंथि की क्षीणता। दूसरा, मानव शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को अति आवश्यक कहा जाता है, क्योंकि मानव शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को अति आवश्यक कहा जाता है क्योंकि ये मानव शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ये मानव शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए किया जाने वाला उपाय कहलाता है। बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए किया जाने वाला उपाय कहलाता है सेकेंडरी रोकथाम। क्या कहलाता है? सेकेंडरी रोकथाम। चौथा, यूस्टेकियन नलिकाएं ग्रसनी से प्रारंभ होकर कहाँ खुलती हैं? यूस्टेकियन नलिकाएं ग्रसनी से प्रारंभ होकर कहाँ खुलती हैं? कान के मध्य भाग में। कहाँ खुलती हैं? कान के मध्य भाग में। आइए पांचवा क्वेश्चन, वयस्क व्यक्तियों में सामान्य नाड़ी स्पंदन दर होती है। वयस्क व्यक्तियों में सामान्य नाड़ी स्पंदन होती है कितनी? 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट। छठवां क्वेश्चन, मासिक चक्र के लगभग कितने दिन बाद डिंब ग्रंथि से डिंब का उत्सर्जन होता है? मासिक चक्र के लगभग कितने दिन बाद डिंब ग्रंथि से डिंब का उत्सर्जन होता है? कितने दिन बाद? 14वें दिन बाद। कितने दिन बाद? 14वें दिन बाद। सातवां क्वेश्चन, भारत में महिला प्रजनन आयु कितनी निर्धारित की गई है? भारत में महिला प्रजनन आयु कितनी निर्धारित की गई है? 15 से 44 वर्ष। कितनी? 15 से 44 वर्ष। पुरुषों में की जाने वाली नसबंदी कहलाती है। पुरुषों में की जाने वाली नसबंदी कहलाती है वैस्कोटॉमी। क्या कहलाती है? वैस्कोटॉमी। क्वेश्चन नंबर 9, दूध का स्कंदन होता है। दूध का स्कंदन होता है रेनिन द्वारा। किसके द्वारा? रेनिन द्वारा। मानव का यकृत होता है। मानव का यकृत होता है द्विपाली। मानव का यकृत होता है द्विपाली। ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत में। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत में। आई होप यू कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे होंगे, जो कि सभी कंपटीशन की तैयारी के लिए मेन है। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन सा है? टायलिन। कौन सा है? टायलिन। सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथियां कौन सी हैं? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। 14वां क्वेश्चन, आहार नाल में गति पेशी संकुचन कहलाती है। आहार नाल में गति पेशी संकुचन कहलाती है
पेरिस्टेलिस। क्या कहलाती है? पेरिस्टेलिस। 15वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर में अमीनो अम्लों के प्रकार होते हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्लों के प्रकार होते हैं 20। मानव शरीर में अमीनो अम्लों के प्रकार कितनी होती है? 20। भोजन निगलते समय भोजन को श्वासनाल में जाने से रोकने वाली संरचना होती है। भोजन निगलते समय भोजन को श्वासनाल में जाने से रोकने वाली संरचना होती है घाटीड़ापन। सक्कस एंटेरिकस का स्त्रावण करने वाली ग्रंथियां होती हैं। सक्कस एंटेरिकस का स्त्रावण करने वाली ग्रंथियां होती हैं लिवर कुहन की दरारें। क्या होती हैं? लिवर कुहन की दरारें। क्वेश्चन नंबर 19, वसाओं, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन्स का पाचन कहाँ होता है? वसाओं, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन्स का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्त्रावण करती हैं? अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्त्रावण करती हैं? अम्लजन कोशिकाएं। किसका? अम्लजन कोशिकाओं का स्त्रावण करती हैं। लाइसोजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? लार में और आंसुओं में। तो ए और बी दोनों सही ऑप्शन है। लाइसोजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? लार में और आंसुओं में। शशक के दांत होते हैं गर्तदंती, द्विदंती, विषमदंती। तो क्या आ जाएंगे? तीनों आ जाएंगे, गर्तदंती, द्विदंती और विषमदंती, यानी ये सभी शशक के दांत होते हैं तीनों प्रकार की। 23, हमारे शरीर में यकृत में संग्रहित होता है। हमारे शरीर में यकृत में संग्रहित होता है विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन D, यानी ये सभी। विटामिन B12, विटामिन A और विटामिन D, यानी ये सभी हमारे शरीर में यकृत में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, रसांकरों का कार्य होता है। रसांकरों का कार्य होता है, यानी बिल्ली का कार्य क्या होता है? अवशोषण। क्वेश्चन में बिल्ली भी आ जाए तो भी कार्य क्या होगा? अवशोषण। रसांकरों आ जाए तो भी क्या होगा? अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 25, वह हार्मोन जो अग्नाशयी रूप से स्त्रवण को प्रेरित करता है। वह हार्मोन जो अग्नाशयी रस के स्त्रवण को प्रेरित करता है सिक्रीटिन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? 20 दांत। 20 बार मनुष्य के दांत उगते हैं। 2 बार मनुष्य के दांत 20 उगते हैं। 27वां क्वेश्चन, यकृत कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती हैं? यकृत कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती हैं? पित्त का। किसका स्त्रावण करती हैं? पित्त का। मनुष्य के अंडाशय के दूरस्थ भाग को कहते हैं। मनुष्य के अमाशय के दूरस्थ भाग को कहते हैं पाइलोरिक। मनुष्य के अमाशय के दूरस्थ भाग को कहते हैं पाइलोरिक। क्वेश्चन नंबर 29, केसिन क्या है? केसिन क्या है? केसिन क्या है? दुग्ध प्रोटीन। केसिन क्या है? दुग्ध प्रोटीन। पित्त द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है। पित्त द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। आई होप यू कि आपको ये हमारे क्वेश्चन की जानकारी अच्छी लग रही हो।
होगी। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सारोकार। दुश्चिंता और स्वयं से सारोकार। क्वेश्चन नंबर 32, किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था होती है 13 से 18 वर्ष। कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा कथन उपयुक्त है? किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की अवस्था है। विकास की भी अवस्था है। किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 33, किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। यौवन की आयु कहते हैं। यौवन की आयु कहते हैं पूर्ण किशोरावस्था को। यौवन की आयु किसे कहते हैं? पूर्ण किशोरावस्था को। किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? 12 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। किशोरावस्था में किशोरों में कौन सी गुण आते हैं? किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, कल्पना की प्रधानता। कल्पना की प्रधानता। तो कौन से तीनों गुण इस किशोर में आते हैं? वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, कल्पना की प्रधानता और ये सभी यानी तीनों गुण आएंगे। तो इसमें का क्वेश्चन सही कौन सा हो जाएगा? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था। किसको? किशोरावस्था। 38वां, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगी। किसके प्रति कठोर होंगी? पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगी। खालिस्तान है, इसमें से आपको एक जो सही है वो लिखना है। किसके प्रति? समस्या के प्रति कठोर होंगी। यानी इसमें कहा जाएगा पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तपस्या, समस्या। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी व्यक्ति को बिच्छू काट ले तो आप उसे निम्न में से क्या प्राथमिक उपचार नहीं देंगे? अब इसमें क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इसमें क्या रहा है? नहीं देंगे। तो क्या है? गर्म पानी से दंत की सिकाई करेंगे। गर्म पानी से दंत की सिकाई करेंगे। तो ये नहीं करना है। निम्नलिखित में से घाव का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से घाव का प्रकार नहीं है। कटा घाव, फटा घाव, कुचला घाव। तो ये घाव का प्रकार नहीं है, यानी इनमें से कोई भी घाव का प्रकार नहीं होगा। कटा घाव, फटा घाव या कुचला घाव, इनमें से कोई भी घाव का प्रकार नहीं होगा। तो इनमें से आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कटने से लगे घाव, खरोंच आदि के लिए प्राथमिक उपचार है। कटने से लगे घाव, खरोंच आदि के लिए प्राथमिक उपचार है साबुन से धोना, उबले पानी को ठंडा कर उससे धोना, घाव में से गंदगी निकालना। तो तीनों सही हैं। तो क्या जाएगा? उपरोक्त सही। यानी कटने से लगे घाव, खरोंच आदि के लिए प्राथमिक उपचार क्या देंगे? साबुन से धोना, उबले पानी को ठंडा कर उससे धोना और घाव में गंदगी निकालना। तो ये तीनों ही क्वेश्चन सही हैं। तो आइए 42वां क्वेश्चन, निम्न में से सबसे खतरनाक रुधिर स्त्राव का उदाहरण है। निम्न में से सबसे खतरनाक रुधिर का स्त्राव का उदाहरण है क्या है? धमनी रुधिर स्त्राव। क्या है? धमनी रुधिर स्त्राव। इसका सही आंसर धमनी रुधिर स्त्राव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43,
किस अंग के रुधिर स्त्राव हेतु फीमोरल दबाव बिंदु को प्राथमिक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किस अंग के रुधिर स्त्राव हेतु फीमोरल दबाव बिंदु, क्वेश्चन में क्या है, फीमोरल दबाव बिंदु को प्राथमिक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पैर। किसके उपचार में? पैर। आई होप यू कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए जो सभी कंपटीशन के लिए मायने रखती हैं। आजकल कंपटीशन का दौर है, तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू। राधे राधे।